दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह जब भी कुछ फैसला लेते हैं, जब भी कोई बयान देते हैं, उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार बालेन शाह ने भारत को लेकर, भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने को लेकर जो बयान दिया है, उससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने के आसार नज़र आने लगे हैं। नेपाल के नए पीएम बालेन शाह के बयान के बाद नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने इनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तो आखिर क्यों हो रही है बालेन शाह के बयान की आलोचना? कितना संवेदनशील, कितना गंभीर बयान है ये बालेन शाह का? बालेन शाह का भारत के प्रति रुख क्या है? भारत नेपाल के बीच जो मानचित्र विवाद, ज़मीन विवाद चल रहा है, आखिर उसका समाधान कैसे होगा? दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अभी BBC की ये हेडलाइन देखिए। बालेन शाह ने भारत के साथ सीमा पर ऐसा क्या कहा जिसकी नेपाल में हो रही आलोचना। ये हेडलाइन आपने देख ली। अब बालेन शाह के बयान को समझते हैं। आखिर बालेन शाह ने बयान क्या दिया, उसके क्या मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। दोस्तों नेपाल के नए पीएम बालेन शाह लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं, नेपाल को आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं और उन्होंने इस दिशा में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उनके फैसलों की कहीं कहीं तारीफ भी हो रही है। इस बार हुआ यूं कि नेपाल की विपक्षी दलों ने नेपाल के नए पीएम बालेन शाह से संसद को संबोधित करने के लिए कहा कि आप संसद में बयान दीजिए, कुछ सवाल हैं हमारे, उन सवालों के जवाब दीजिए। सोचिए दोस्तों, वहाँ पर सत्ता विपक्ष में किस तरीके का रिश्ता है ये भी आप समझिए कि नेपाल में विपक्षी दल अगर प्रधानमंत्री से कुछ कहते हैं कि आइए हमारे सवालों का जवाब दीजिए, तो नेपाल के पीएम ने इतनी कर्टसी रखी हुई है वहाँ पर कि वो विपक्षी दलों के सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसीलिए संसद सत्र के दौरान जब विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने बालेन शाह से भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर जब सवाल पूछा, तो बालेन शाह ने एक बड़ा बयान दिया और उसी बयान के बाद नया विवाद शुरू हो गया। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बालेन शाह का पूरा बयान दिखा देना चाहता हूं। बालेन शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की ज़मीन पर कब्ज़ा, अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की ज़मीन पर अतिक्रमण किया। हमने केवल भारत और चीन से ही नहीं बल्कि यूके सरकार से भी बात की। हमारा मानना है कि यूके को भी इस मामले में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा उस दौर से जुड़ा हुआ है जब ब्रिटिश इंडिया इस क्षेत्र को, इस इलाके को छोड़कर चला गया था। तो यहाँ बालेन शाह न सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, बल्कि वो चीन को भी इस मामले में घसीट रहे हैं और साथ ही साथ यूके यानी ब्रिटिश सरकार को भी इस मामले में दखल देने की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही नेपाली पीएम बालेन शाह ने ये बयान दिया, चूँकि ये बयान संसद में दिया गया, इसलिए विपक्षी दलों ने तुरंत उनके बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत ने भी नेपाल की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और नेपाल ने भी भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा किया। तो दोस्तों आइए भारत नेपाल सीमा विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि यहाँ बालेन शाह ने ब्रिटिश सरकार को भी शामिल किया, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, आपको इतिहास में लेकर चलेंगे। उसके बाद हम केपी शर्मा ओली की भी बात करेंगे कि नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत और नेपाल के रिश्ते को कैसे ख़राब किया। 2020 के उस मानचित्र की भी बात करेंगे जिसके बाद ये विवाद और ज़्यादा गहरा गया। तो सबसे पहले हम दोस्तों सुगौली संधि की बात करते हैं। आप सभी को मालूम है कि भारत पर सदियों से आक्रमण होता रहा। यहाँ पर कई आक्रमणकारी आए। जब भारत में मुग़ल कमज़ोर हुए तो भारत पर यूरोपियन का आक्रमण हुआ। अंग्रेज़ों ने यहाँ कई युद्ध लड़े। अगर मैं ब्रिटिश इंडिया और भारत की बात करूँ तो 1816 में नेपाल आंग्ल युद्ध हुआ और इसी युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई
1816 में सुगौली की संधि हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक 2 सालों तक चला। उसके बाद बिहार के चंपारण में एक इलाका पड़ता है सुगौली। सुगौली में बैठकर भारत और नेपाल के सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई और यहाँ नदियों के हिसाब से दोनों देशों का बॉर्डर तय किया। इसमें 3 नदियों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है काली नदी, दूसरी है गंडक नदी और तीसरी है मेची नदी। यहाँ आप मैप में देखिए, जो काली नदी है जो कि नेपाल के पश्चिम में है, उसी को बॉर्डर बनाया गया था कि इस नदी के पूरब में नेपाल है, इस नदी के उत्तर में उत्तराखंड यानी भारत है। और मेची नदी के आधार पर भारत नेपाल का बॉर्डर इस तरह से तय किया गया कि मेची नदी के पूरब में, जो कि सिक्किम इलाका पड़ता है, भारत रहेगा और मेची नदी के पश्चिम में नेपाल का इलाका रहेगा। गंडक नदी को भी आधार माना गया। गंडक नदी जो कि चंपारण इलाके में बहती है, गंडक नदी के हिसाब से भी भारत नेपाल बॉर्डर तय किया गया। दोस्तों, आपको बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि गंडक नदी को भारत में गंडक कहते हैं और नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि नदियाँ अक्सर अपना रास्ता बदल देती हैं। 100 साल, 200 साल, 50 साल में नदियाँ रास्ता बदलती रहती हैं। तो यहाँ जो ब्रिटिशों ने भारत नेपाल की सीमा रेखा खींची नदियों के हिसाब से, शायद उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नदियों के हिसाब से बॉर्डर बनाना कितना विवादित हो जाएगा। और आज इसी का खामियाजा दोनों देश भुगत रहे हैं। सुगौली संधि के दौरान जब गंडक नदी के आधार पर भारत नेपाल बॉर्डर को तय किया गया था, तब उस दौरान एक सुस्ता गांव जो 1816 में नेपाल का हिस्सा था गंडक नदी के अनुसार, लेकिन आज ये सुस्ता गांव भारत का हिस्सा बन गया है क्योंकि गंडक नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। और अगर इसी गंडक नदी को भारत नेपाल सीमा माना जाए तो इस नदी के रास्ता बदलने की वजह से अब सुस्ता गांव भारत का हिस्सा है। इसके बावजूद नेपाल सुस्ता गांव को अपना हिस्सा बताता है। अब दोस्तों, यहाँ हम लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपू लेक की भी बात करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि काली नदी का उद्गम क्या है, लेपू लेक इसका उद्गम है या फिर लिम्पियाधुरा इसका उद्गम है। अगर मैं भारत के हिसाब से बात करूं तो भारत लेपू लेक को काली नदी का उद्गम बताता है और इसीलिए भारत लगातार ये कहता है कि लेपू लेक के अनुसार ही भारत और नेपाल का बॉर्डर तय किया गया है। वहीं नेपाल लिम्पियाधुरा के आधार पर बॉर्डर को तय कर रहा है। नेपाल ये दावा करता है काली नदी का उद्गम लेपू लेक नहीं लिम्पियाधुरा है। तो अगर हम काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा को मानेंगे नेपाल के अनुसार, तो जो काला पानी का इलाका है जो अभी उत्तराखंड का हिस्सा माना जाता है, वो नेपाल का हिस्सा बन जाएगा। तो इसी को लेकर दोस्तों पूरा विवाद है। इसी विवाद पर नेपाल के नए पीएम बालिन शाह ने संसद में जब बयान दिया तो बवाल खड़ा हो गया। क्या इस शख्स को आप लोग पहचानते हैं? ये हैं नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली। और कहा जा रहा है सारे फसाद, सारे विवाद की जड़ यही हैं। कहा जा रहा है ये चीन की गोद में खेलते थे। भारत नेपाल के रिश्ते को सबसे ज़्यादा खराब करने का अगर किसी ने काम किया तो वो केपी शर्मा ओली है। दोस्तों, ये वही केपी शर्मा ओली हैं जिन्होंने साल 2020 में एक नया मानचित्र बनवा दिया था। 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया था। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में 3 रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र लेपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा दिखाए गए थे। दोस्तों, आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि भारत नेपाल के बीच रिश्ते अगर ख़राब होंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को ही होगा। और ये भी याद रखिए कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। छोटे देशों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि छोटे देश चीन की गोद में बैठकर खिलौना बन जाते हैं। दोस्तों, भारत को लेकर बालिन शाह का अभी तक का रुख क्या है, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप भारत नेपाल के भविष्य के रिश्ते को आसानी से समझ पाएंगे। नेपाल से अभी तक जो भी खबरें सामने आईं वो भारत के साथ नेपाल के संबंधों को सहज करने वाली नहीं है। बीते अप्रैल महीने में नेपाल एयरलाइन ने एक नेटवर्क मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया, जिस पर विवाद के बाद एयरलाइंस ने मानचित्र संबंधी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी।
दोस्तों, इससे पहले बालिन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद काठमांडू में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बधाई देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बालिन शाह ने उनसे मिलने से मना कर दिया। बालिन शाह ने काठमांडू में मौजूद सभी राजदूतों को सामूहिक रूप से मुलाकात का समय दिया, यानी भारत के राजदूत के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। यही नहीं, बालिन शाह के नए पीएम बनने के बाद एक बयान जारी करके ये कहा गया कि नेपाल के नए पीएम 1 साल तक कोई भी विदेशी दौरा नहीं करेंगे, जबकि परंपरा ये रही थी अभी तक कि नेपाल में जब कोई भी नया प्रधानमंत्री बनता था तो सबसे पहले वो भारत का दौरा करता था, लेकिन बालिन शाह ने अभी तक ऐसा नहीं किया। काठमांडू के एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बीबीसी ने दावा किया है कि बालिन शाह भारतीय विदेश सचिव विक्रम मैसी से भी नहीं मिले, क्योंकि उनका कहना था कि वह मंत्री स्तर से नीचे किसी भी विदेशी अधिकारी से बात नहीं करेंगे। तो भारत को लेकर बालिन शाह का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है, अच्छा भी नहीं माना जा रहा है। इसको लेकर लोग अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ये कहकर कि नेपाल ने ज़मीन पर अतिक्रमण किया, इसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। अब दोनों देशों को इससे राहत मिल गई। इस मुद्दे को लेकर एक और यूज़र ये लिखते हैं कि ये इरादों पर शक करने की बात नहीं, बल्कि ये बात है कि देश के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को एक डिप्लोमेटिक मामले पर इतनी हल्की और बचकानी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने ऐसी टिप्पणी की तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वे नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर इस समय इस मुद्दे पर दिए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, इस मुद्दे का आखिर समाधान क्या है? देखिए, कोई भी सीमा विवाद हो तो उस मुद्दे का समाधान बातचीत के मेज़ पर होना चाहिए, कूटनीतिक आधार पर इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। हालांकि बालिन शाह भी यही राय रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो विवाद है, सीमा विवाद, इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो जाए, जिससे बार बार इस मुद्दे पर विवाद की कोई गुंजाइश ना हो, बार बार इसको लेकर कोई विवाद ना खड़ा हो। हालांकि अब वक्त आ गया है कि बालिन शाह को भारत को लेकर जो रुख है स्पष्ट करना चाहिए। बड़ा सवाल, बालिन शाह भारत कब आएंगे? वो भारत अभी तक क्यों नहीं आए? आखिर वो ऐसा बयान देकर भारत के रिश्ते खराब कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं, या फिर नेपाल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, ये जो सीमा विवाद है, इस मुद्दे का हल कैसे हो, और नेपाल के नए पीएम बालिन शाह के इस फैसले पर आप लोग क्या राय रखते हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।